हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैरागॉन क्लासेस। क्लास 12th के लिए हमारा जो यूनिट चल रहा है वो मैग्नेटिज्म है और उसमें हम बच्चों को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा रहे थे, जिसमें आपको लास्ट टर्म पर स्टेट एंड प्रूव एम्पेयर सर्किटल लॉ करवाया गया था। आज हम उसी एम्पेयर सर्किटल लॉ के एप्लीकेशंस करेंगे और ये लास्ट पोर्शन है इस चैप्टर का, इस टॉपिक का। तो चलते हैं हम एप्लीकेशंस पर, एम्पेयर सर्किटल लॉ के एप्लीकेशंस। ये आपका एम्पेयर सर्किटल लॉ था जो आपको एक बार रिकॉल करवाया जा रहा है। इस लॉ के मुताबिक अगर किसी वायर या कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास ये एक स्ट्रेट वायर था इनफाइनाइट लेंथ का, इसमें करंट फ्लो कर रहा था और इस करंट की वजह से इसके अराउंड ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के क्लोज लूप्स बनते हैं। किसी भी एक क्लोज लूप में मैग्नेटिक फील्ड और डीएल यानी एलिमेंट्री पोर्शन, उसी लूप का एलिमेंट्री पोर्शन का डॉट प्रोडक्ट करके अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो बताया था इस पूरी टर्म को लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। और ये लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग अ क्लोज लूप हमेशा म्यू नॉट टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, म्यू नॉट गुना द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट होता है। ये एम्पेयर का लॉ है और इसको आपने प्रूव भी कर दिया था। अब आपको आज इस लॉ का यूज करना है, यानी ये बात तो पिछले टर्म पर ही साबित हो चुकी थी कि ये दोनों इक्वल होते हैं, यानी लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई के इक्वल होता है। अब आपको इसे यूज करके कुछ एप्लीकेशंस करने, तो हम चलते हैं अपने फर्स्ट एप्लीकेशन की तरफ। ये हम आ गए हैं एप्लीकेशंस ऑफ एम्पेयर्स सर्किटल लॉ पर, और उसमें जो हम फर्स्ट एप्लीकेशन कर रहे हैं, यानी एम्पेयर सर्किटल लॉ को यूज करके हम क्या चीज कर रहे हैं, कहाँ अप्लाई कर रहे हैं इस लॉ को, वो एप्लीकेशन है कि हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे इस लॉ का यूज करके ड्यू टू अ लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। अब सबसे पहले मैं ड्रॉ कर रहा हूं एक वायर, और लॉन्ग करंट कैरिंग वायर बोलने का मतलब है कि वो बहुत लेंदी है, यानी इनफाइनाइट लेंथ का कह सकते हो आप उसको। जब लॉन्ग वायर बोल दिया जाए तो वो बहुत लंबा होगा, यानी इनफाइनाइट लेंथ का, वरना कोई लेंथ गिवन होती है। और उस वायर में करंट फ्लो कर रहा है आई, और इस वायर से कुछ डिस्टेंस पर यह है कुछ डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस है? स्मॉल ए डिस्टेंस पर यहां एक पॉइंट है P, और इस P पॉइंट पर आपको इस वायर की वजह से, क्योंकि वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, कहीं स्ट्रॉन्ग कहीं वीक, आपको इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है ड्यू टू दिस वायर। अगर बच्चे ध्यान दें और उन्होंने पहले से ये चैप्टर स्टार्टिंग से अच्छी तरह पढ़ा है तो उन्हें ये बात पता होगी कि ये काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं यूजिंग दिख रहा है,
बायोट-सेवर्ट लॉ का यूज करके हम ये काम ऑलरेडी कर चुके हैं। और उसमें यही नहीं, सबसे पहले हमने एक फाइनाइट लेंथ के वायर की वजह से पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया था, और फिर उसके स्पेशल केस में अगर वायर इनफाइनाइट हो जाए तो क्या करना है वो हमने कर लिया था। लेकिन यही काम बायोट-सेवर्ट लॉ का यूज न करते हुए हम अब की बार करेंगे कौन से लॉ से? यानी वहां जो बायोट-सेवर्ट लॉ से काम किया था मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना, वही काम हम यहां पर करने वाले हैं। बस बायोट-सेवर्ट लॉ के बजाय हम एम्पेयर-सर्किटल लॉ का यूज करेंगे। तो अब एम्पेयर-सर्किटल लॉ से ये काम कैसे करते हैं वो आपको दिखाते हैं। बायोट-सेवर्ट लॉ ऑलरेडी आप कर चुके हो और उसके एप्लीकेशंस में आप ये एप्लीकेशन भी कर चुके हैं। अब ये काम एम्पेयर-सर्किटल लॉ से करने के लिए सबसे पहले हम इस P पॉइंट से पास होता हुआ एक सर्कुलर लूप बना देते हैं, जो कि मैग्नेटिक फील्ड का लूप है। आपको बताया था मैग्नेटिक फील्ड का लूप दिखता नहीं है, लेकिन क्योंकि हम डायग्राम में उसको शो करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं दिखती, मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं दिखती फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस बनाते हैं हम, पॉजिटिव से नेगेटिव। ऐसी मैग्नेटिक फील्ड के भी लाइंस बनाते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड का लूप है, मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस है, क्लोज लूप होता है वो। तो P पॉइंट से पास होता हुआ हमने क्लोज लूप बनाया, और उस क्लोज लूप में हमने एक लेना है एलिमेंट्री पोर्शन dl लेंथ का, और वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी हमने कंसीडर कर ली कितनी, B। और जहां पर भी आप dl लोगे वहां पर मैग्नेटिक फील्ड उस dl के अलोंग यानी इस लूप में ही चलेगी। लेकिन हमें वो dl कहां पर लेना है? जहां हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो वहां पर हमने एक छोटा सा एलिमेंट्री पोर्शन लिया और उसी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड को B कंसीडर किया। अब अकॉर्डिंग टू एम्पेयर्स सर्किटल लॉ, एम्पेयर सर्किटल लॉ के मुताबिक इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl फॉर द क्लोज लूप, जिसे हम लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी बोलते हैं, अलोंग अ क्लोज लूप, लॉ के मुताबिक ये म्यू नॉट टाइम्स द करंट फ्लोइंग इन द वायर होता है। अब तो हम इस लॉ को प्रूव कर चुके हैं कि ये इसके बराबर होता है, तो हम इसे यूज करेंगे इस लॉ को, और इस लॉ से यूज करके हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू सबसे पहले आपने वायर बनाया इनफाइनाइट लेंथ का, उसमें करंट है I, उस करंट की वजह से चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। P पॉइंट पर वो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए P पॉइंट से गुजरता हुआ एक लूप बनाना है, और उस लूप में dl एक छोटा सा टुकड़ा लेना है जहां मैग्नेटिक फील्ड B है, और फिर एम्पेयर सर्किटल लॉ के मुताबिक इस पूरे लूप का मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल म्यू नॉट I के इक्वल है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हम ऐसा लिखेंगे B dl cos 0, B डॉट dl का फॉर्मूला आएगा B dl cos थीटा, पहले ही बताया जा चुका है, और cos थीटा में थीटा 0 है क्योंकि dl और B दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे हमेशा। जहां पर भी आप लूप लोगे मैग्नेटिक फील्ड उस लूप के अलोंग ही चल रही होगी। ये लूप मैग्नेटिक फील्ड का ही लूप है और dl उसी लूप का छोटा टुकड़ा है, तो dl और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के अलोंग ही होंगे हमेशा, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड का लूप है उसी लूप में dl है। अब cos 0 की वैल्यू क्योंकि 1 होती है और b जो है वो कांस्टेंट है, इस इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ जाएगा। क्यों कांस्टेंट है b? क्योंकि आप इस पूरे लूप में कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे सब जगह सेम आएगी। क्यों सेम आएगी? क्योंकि ये पूरा लूप एक सर्कुलर लूप है जिसका सेंटर यहां पर है। इस वायर को इस लूप का एक्सिस वो भी बोल सकते हैं, और इस लूप पर पाए जाने वाला हर पॉइंट
इस वायर से बराबर दूरी पर है, तो इसलिए हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी। मैग्नेटिक फील्ड वीक कब होती है? जब इस वायर से ज़्यादा दूर चले जाते हैं। लेकिन इस लूप पर पाए जाने वाला हर पॉइंट इस वायर से इक्वल डिस्टेंस पर है, इसलिए लूप के हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगी, सेम होगी। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड को बाहर ले लिया, क्योंकि वो पूरे लूप पर एक जैसी है। डीएल का इंटीग्रेशन आपको बता ही रखा है। डीएल इस लूप का एक छोटा सा टुकड़ा है, तो डीएल को अगर आप इंटीग्रेट करोगे फॉर द क्लोज लूप, तो पूरे लूप का सरकमफ्रेंस आ जाएगा, जो कि कहलाएगा क्या? 2 पाई ए। ये पूरे लूप का सरकमफ्रेंस है। और अब आप डीएल का वैल्यू 2 पाई ए जब रखोगे, और इस 2 पाई ए को दूसरी तरफ ट्रांसफर करेंगे, तो 2 पाई म्यू नॉट के नीचे लिख लिया हमने, ए को आई के नीचे लिख लिया। तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई है इस पी पॉइंट पर, ड्यू टू दिस करंट कैरिंग वायर। आप चाहें तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन क्योंकि म्यू नॉट अपॉन 2 पाई का वैल्यू नहीं आपको मालूम है, आपको मालूम है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू, तो हम और करके यहाँ लाइन खींच देते हैं, और करके लिख सकते हैं B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। मैंने यहाँ पर म्यू नॉट के नीचे 2 पाई के बजाय 4 पाई लिखा है, क्योंकि मैं 2 से यहाँ नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करने की वजह से न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी किसी भी फ्रैक्शन को ऊपर भी और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर 2i आ जाएगा, और नीचे 2 पाई के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4 पाई आ जाएगा। तो ये थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i बाई ए, ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। अब इसका फायदा क्या है? बायोट-सेवर्ट्स लॉ से जब आपने काम किया था, तो बायोट-सेवर्ट लॉ से ये बहुत लेंदी था कि पहले आपको फाइनाइट लेंथ के वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना पड़ता था, फिर उसका स्पेशल केस करने पर ये इनफाइनाइट वायर की वजह से आता था। लेकिन एम्पियर सर्किटल लॉ की हेल्प से आप डायरेक्टली इनफाइनाइट लेंथ के वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हो, और वो भी 1 2 3 4 5 स्टेप में। छठा स्टेप तो एक्स्ट्रा लिखा है 2 से मल्टीप्लाई करके, वैसे तो आपका यही मैग्नेटिक फील्ड आ गया था, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए लिखा है। तो ये आपका एम्पियर सर्किटल लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन कहलाता है, इसमें आपने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर दी है एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से। हेल्प किसका लिया? एम्पियर सर्किटल लॉ। तो फर्स्ट एप्लीकेशन आपका यहां पर फिनिश होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकेंड एप्लीकेशन की तरफ। ये आपके सामने आ चुका है सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। बल्कि यहां नहीं लिखते हैं, यहां पर आए। ये है नंबर 2, सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या नाम है एप्लीकेशन का? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड। अभी आपने फर्स्ट एप्लीकेशन में क्या किया? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। ठीक है जी। एप्लीकेशंस का फर्स्ट एप्लीकेशन में आपने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया, दूसरे एप्लीकेशन में भी आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करोगे, बट इसमें आपने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया ड्यू टू अ लॉन्ग करंट कैरिंग वायर
अब की बार आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हो दोबारा से, ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड। अभी सोलेनॉइड क्या होता है, तो पहले तो आप ये डायग्राम देख लो। इस डायग्राम में एक वायर को ऐसे गोल 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 घुमाकर स्प्रिंग जैसा एक शेप दिया गया है। और ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, हम एक सिलिंड्रिकल रॉड ले लें और उस रॉड पर एक कॉपर का वायर लेकर इस तरह लपेटें। और ये पूरा वायर ऐसे स्पाइरल फॉर्म में लपेटने के बाद बीच से ये रॉड हटा दें, निकाल दें। तो ये आपके पास जो बचेगा अंदर से पूरा खाली है और स्प्रिंग शेप का वायर स्प्रिंग शेप की फॉर्म में मुड़ गया है, इसको कहते हैं सोलेनॉइड। तो कोई भी वायर को इस तरह से स्प्रिंग शेप में, इस फॉर्म में, इस शेप में ले आने पर जो आपको ये चीज मिलती है, इसे सोलेनॉइड कहा जाता है। अभी फिलहाल इस सोलेनॉइड के अंदर कुछ नहीं है, यानी एयर है। तो ये डायग्राम तो थोड़ा सा रफ स्केच है, इसलिए इसका असली डायग्राम आपको यहां दिखाया गया। अब इस वायर, ये जो वायर आपको दिखाया है, तो उससे सोलेनॉइड बना। तो सोलेनॉइड क्या होता है, अ सोलेनॉइड इज अ टाइटली वाउंड माने बांधा हुआ, हेलिकल लूप, ये हेलिकल, इस शेप को हेलिकल कहते हैं, फ्रॉम एन इंसुलेटेड वायर सच दैट इट्स लेंथ इज वेरी लार्ज एज कंपेयर्ड टू इट्स डायामीटर। ये जो इसकी लेंथ होती है, ये हमने L मान ली, ये वेरी लार्ज है एज कंपेयर्ड टू इट्स डायामीटर। डायामीटर मतलब ये वाली चीज, क्योंकि ये सर्कुलर लूप्स है, तो ये चीज होगी, ये जो मैंने एरो से दिखाया है, ये इस सोलेनॉइड का डायामीटर है। ये डायामीटर बहुत ही कम है और लेंथ बहुत ज्यादा है, मतलब ये सोलेनॉइड काफी लंबा है लेकिन ऐसे गोलाई में बहुत पतला है। इतना आपको याद रखना है, इस सोलेनॉइड की लेंथ बहुत ज्यादा है और ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो काफी कम है। अब इस सोलेनॉइड में अगर करंट फ्लो कर जाए, जैसा कि दिखाया गया, ये एरो से दिखाया गया आई इन, यानी यहां से करंट एंटर हो रहा है और करंट एंटर होने के बाद ऐसे गोल गोल घूमेगा पूरे सोलेनॉइड में, पूरे वायर में ऐसे घूमते 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 इस एंड से बाहर निकल जा रहा है। यानी सोलेनॉइड के एक एंड से करंट एंटर होके पूरा स्पाइरल शेप कवर करके दूसरे एंड से बाहर निकल जा रहा है। और जब वो इस एंड से एंटर होता है, तो जब ये गोल ऐसे सर्कल में घूमता है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और ऐसे घूमने पर जब आप इस एंड से देखोगे तो वो करंट आपको क्लॉकवाइज दिखाई देगा। बाहर निकलने वाले एंड पर क्लॉकवाइज है और इधर वाले एंड पर एंटी क्लॉकवाइज है। और अगर इधर से क्लॉकवाइज एंटर होता तो इधर से एंटी क्लॉकवाइज बाहर निकलता। और मैंने बच्चों को बायोट-सैवर्ट लॉ पढ़ाते हुए बताया था कि एक सर्कुलर लूप में जब भी करंट सर्कल में घूमता है किसी वायर में, तो जिस तरफ से देखने पर करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखता है उधर नॉर्थ पोल बनता है और जिधर से देखने पर करंट क्लॉकवाइज दिखता है उधर साउथ पोल बनता है। तो अब इस सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बन गई है जो ये नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल में इधर एंटर हो रही है। और ये सोलेनॉइड अगर काफी पतला और बहुत लेंदी होता है तो देखें अंदर जो आप देख रहे हो ये पर्पल जो एरोज हैं, इनसे आपको मैग्नेटिक फील्ड दिखाई गई है। अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके एरोज बहुत ज्यादा हैं और बाहर यहाँ पर और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के एरो उसके मुकाबले ना के बराबर है। इसका मतलब ये है कि आउटसाइड द सोलेनॉइड, यानी जहां मैंने ये टिक मार्क लगाया, यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड।
अब ये सारी बातें ध्यान रखने के बाद आपसे कहा जा रहा है कि आपको इस सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, और वो भी यहां पर। कहां पर? यहां, ये जो रेड कलर से मैंने पॉइंट दिखाया है, यहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, जो कि इस डायरेक्शन में है और बी से डिनोट की जा रही है। ये जो बी जो मैंने लिखा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है इस पॉइंट पर, जो कि सोलेनॉइड के इनसाइड है, सेंटर में कहीं, और इस पॉइंट को कहते हैं वेल इनसाइड द सोलेनॉइड। और वो भी यूजिंग क्या? एम्पेयर्स सर्किटल लॉ। अब इस एम्पेयर सर्किटल लॉ का यूज करने के लिए सबसे पहले, जैसे अभी आपने किया कि इस पी पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी थी, तो आपने पी पॉइंट से पास होता हुआ एक लूप बनाया खुद से। तो यहां पर भी आप ऐसा ही करेंगे। एम्पेयर सर्किटल लॉ जब भी यूज करना है, आपको एक लूप बनाना पड़ेगा। मैं बनाता हूं लूप, और ये लूप बनाते हैं ऐसे। लूप का नाम है ए, बी, सी और डी। ये आपने जो ब्लैक कलर से बनाया है, ये एक रेक्टेंगुलर लूप है, जो कि इस पॉइंट से पास हो रहा है, पी पॉइंट से, जहां मैग्नेटिक फील्ड बी आपको फाइंड आउट करनी है। और इस लूप में आपने एक छोटा सा एलिमेंट्री पोर्शन भी ले लिया, जिसका नाम है डीएल। तो एम्पेयर सर्किटल लॉ आपको फाइंड आउट, एम्पेयर सर्किटल लॉ यूज करने के लिए या अप्लाई करने के लिए, आपको जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, वहां से पास होता हुआ एक लूप बनाना है, और उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अगर बी है, तो उस पॉइंट पर एक छोटा सा एलिमेंट्री पोर्शन भी लेना है, जिसकी लेंथ होगी डीएल। अब आप पहले ही ये जान लो कि लेंथ ऑफ सोलेनॉइड तो है एल, स्मॉल एल। और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड स्मॉल एन है। याद रहे, ये स्मॉल एन इस सोलेनॉइड के टोटल टर्न्स नहीं है। टर्न्स मतलब ये जितने ये गोले गोले घूम रहे हैं, जैसे ये एक पहला टर्न है, ये दूसरा टर्न है, तीसरा टर्न है, चौथा, पांचवा, ऐसे जितने भी ये टर्न्स हैं, ये टोटल टर्न्स एन नहीं है। इस सोलेनॉइड के यूनिट लेंथ में एन टर्न्स हैं, तो टोटल टर्न्स सोलेनॉइड में होंगे एन इंटू एल, क्योंकि यूनिट लेंथ में एन टर्न्स है। यूनिट लेंथ मतलब मान लीजिए आप सेंटीमीटर में नाप रहे हो सोलेनॉइड को, तो 1 सेंटीमीटर में कितने टर्न्स हैं, वो एन है। लेट अस सपोज 1 सेंटीमीटर में 5 टर्न है, और सोलेनॉइड की लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो अगर 1 सेंटीमीटर लंबाई में 5 बार टर्न ले रहा है वायर, तो पूरी टोटल लंबाई में कितने टर्न्स बनेंगे? 5 10 50, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 5 टर्न है और सोलेनॉइड की पूरी लंबाई है 10 सेंटीमीटर। तो 5 इंटू 10 50 टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। तो टोटल टर्न्स इन द सोलेनॉइड ये आ गए। अब हम करते हैं अपना एम्पेयर सर्किटल लॉ यूज। अकॉर्डिंग टू एम्पेयर सर्किटल लॉ, जिसे हम ACL कह रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में,
एम्पेयर सर्किटल लॉ के मुताबिक इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl, और इस लूप का नाम भी लिख देता हूं मैं ABCD, चूंकि रेक्टेंगुलर लूप है इसलिए आप नाम लिख सकते हो। सर्कल में तो कोई एज नहीं होता, वर्टेक्स नहीं होता, इसलिए कोई नाम नहीं लिखते। इज इक्वल टू होगा म्यू नॉट आई, यही तो हमारा एम्पेयर सर्किटल लॉ है। देखो, इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl फॉर एनी क्लोज लूप, बस यहाँ क्लोज लूप सर्कुलर था, वहां क्लोज लूप क्या है, रेक्टेंगुलर, वो म्यू नॉट आई होता है। लेकिन यहां आप अगर गौर देखें तो आई करंट यहां से एंटर होने के बाद हर लूप में गोल गोल घूम रहा है, और उतनी बार गोल गोल घूमता है जितने लूप्स है। इसलिए आपको यहां पर म्यू नॉट आई के प्लेस में, यानी म्यू नॉट आई की जगह लिखना है म्यू नॉट NLI, क्योंकि अगर आप इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl लिखोगे तो वो एक टर्न में जितना करंट घूम रहा है वो करंट है। यहां इस पूरे लूप में करंट एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, उतनी बार गोल गोल घूमता है जितने इसमें टर्न्स हैं। और टर्न्स कितने हैं टोटल, N इंटू L, अभी बताया। यूनिट लेंथ में N टर्न्स हैं, L उसकी लेंथ है, तो NL टोटल टर्न्स हो गए, और हर टर्न में I करंट है, तो टोटल करंट इन द सर्किट जो गोल गोल घूम रहा है वो है म्यू नॉट NLI। ये एक फर्क है एक स्ट्रेट वायर में फ्लो करने वाले करंट में और सोलेनॉइड में। स्ट्रेट वायर में एक ही बारी सीधा करंट जा रहा था I, लेकिन सोलेनॉइड में वही करंट NL बार टर्न ले रहा है। इसलिए एक ये स्टेप अलग है पिछले वाले से, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी एम्पेयर सर्किटल लॉ में B डॉट dl इंटीग्रेशन किसी भी लूप के लिए, वहां सर्कुलर लूप था इसलिए नाम नहीं लिखा था, रेक्टेंगुलर लूप है इसलिए नाम लिख दिया। लूप क्लोज्ड होना चाहिए, देख लो ABCD क्लोज्ड लूप है। और म्यू नॉट आई के बजाय NL क्यों लिखा, म्यू नॉट आई सिंगल करंट है, और टोटल टर्न्स जितनी बार टर्न्स लेंगे उतनी बार करंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सिंपल यूनिटरी मेथड है। अब नेक्स्ट लाइन में और करके आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl A टू B प्लस इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl B टू C प्लस इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl C टू D प्लस इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl D टू A। देखो जी, राइट साइड में तो हमने कोई चेंज नहीं किया, म्यू नॉट NLI वैसा का वैसे ही नोट कर दिया एज इट इज। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में आपने इस B डॉट dl जो इंटीग्रेशन था क्लोज लूप का ABCD, इसको चार पोर्शंस में ब्रेकअप कर लिया। वही B डॉट dl है A से B तक के लिए, फिर B से C तक के लिए, फिर C से D तक के लिए, और D से वापस A तक के लिए। यानी ये जो रेक्टेंगुलर लूप का क्लोज्ड पार्ट का इंटीग्रल था, उस रेक्टेंगुलर क्लोज्ड इंटीग्रल को आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया या ब्रेकअप कर दिया 4 पार्ट्स में, क्योंकि रेक्टेंगल में 4 साइड हैं, A से B तक, फिर B से C तक, C से D तक और D से A तक। अब ब्रेकअप करने के बाद आपको जिन जिन टर्म्स पर मैं सर्कल कर रहा हूं उन टर्म्स को 0 पुट करना पड़ेगा या इग्नोर कर देना पड़ेगा।
द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड टर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड वाला ये 0 होगा। रीजन समझ लें क्यों 0 होगा। रीजन ये है कि जब आप इसको फर्स्ट एरो जहां मैंने लगाया फर्स्ट टिक मार्क, इसको देखें A to B, देख रहे हैं ये A to B ये होगा। A to B जब आप इस लूप के इस साइड को लेंगे तो ये साइड वर्टिकल है और मैग्नेटिक फील्ड आप देख रहे हो यहां पर इस लाइन में हॉरिजॉन्टल। इस मैग्नेटिक फील्ड और इस A to B तक के लाइन में जो एंगल है इन दोनों के बीच में वो 90 है। जब आप डॉट प्रोडक्ट करते हो B और DL का तो डॉट प्रोडक्ट में BDL cos थीटा आता है और cos थीटा में थीटा 90 अगर हो गया तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो 0 इसलिए है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो आप फाइंड आउट कर रहे हो B वो हॉरिजॉन्टल है। देख रहे हैं ये, और A से B तक जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो वो लाइन जिसका इंटीग्रेशन करना है A से B तक वो वर्टिकल है और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में 90 डिग्री एंगल है। और डॉट प्रोडक्ट में cos 90 जब आएगा यहाँ पर cos थीटा में थीटा 90 रखने पर तो वो 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म तो इसलिए 0 हो गई। और सेम रीजन यहां पर है, ये देखो ये चीज C से D तक, ये C से D तक वाली लाइन भी वर्टिकल है और मैग्नेटिक फील्ड फिर से हॉरिजॉन्टल है और इनके बीच में एंगल भी 90 होगा। यानी फर्स्ट टिक मार्क जो और थर्ड टर्म पर जो टिक मार्क लगाया है उनके दोनों के 0 होने का सेम रीजन है कि उनके लाइन जिसके अलोंग इंटीग्रेशन करेंगे A से B और C से D वो वर्टिकल है और मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है। 90 डिग्री एंगल होने की वजह से cos 90 0 होने की वजह से फर्स्ट और थर्ड टर्म 0 हैं। और अब ये जो ग्रीन वाला टिक जिस पर लगाया है ये B से C तक, ये B से C तक वाला जो इंटीग्रेशन है ये भी 0 है क्योंकि हमने पहले ही कंसीडर कर लिया था, मैंने इस एप्लीकेशन के सबसे शुरुआत में बोला था कि आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड नेग्लिजिबल होती है एज कंपेयर टू इनसाइड, और हम इनसाइड की फाइंड आउट कर रहे हैं। यानी यहां तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, ना के बराबर है। तो ये जो B से C तक वाला इंटीग्रेशन की टर्म है, ये B से C तक वाली, ये इस वजह से 0 है कि वहां मैग्नेटिक फील्ड नेग्लिजिबल है। और A से B और C से D, ये रहा A से B और C से D, ये इसलिए 0 है क्योंकि ये लाइंस वर्टिकल हैं और मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है। अब आपके पास जो बचता है एक्सप्रेशन वो ये बचता है। सिर्फ ये एक्सप्रेशन में एक इंटीग्रेशन बचा है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट साइड जो बची है वो पूरी है। ये लाइन लिखने के बाद आपको ये रीजंस जो मैंने ओरली बताए हैं ये लिखने होंगे, नोट्स में आपको गिवन है। ये पूरा लैंग्वेज जो फॉर्म है वो नोट्स में है। ये जो आप यहाँ समझ रहे हो वो सब कुछ जो मैं बोलता भी हूँ, कंसीडर सोलेनॉइड वगैरह और उसकी लेंथ इतनी है, टोटल टर्न्स वगैरह, हर चीज आपको नोट्स जरूर तैयार करने हैं। लिखना कैसे है वो नोट से पता चलेगा, समझना कैसे है वो यहाँ पता चल रहा है। क्योंकि कई बार पढ़ने से वो रीजन उतना ज्यादा क्लियर नहीं होता, तो यहाँ ध्यान से सुनने से रीजन सब क्लियर है, उसके बाद पढ़ोगे तो डबल क्लियर। तो क्यों इस एक्सप्रेशन के बाद ये बचा है सबको समझ में आ गया है, मैंने फुल रीजंस बता दिए।
अब हम इनसे इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। देखो बी डॉट डी एल में, और वो भी डी टू ए वाला, डी टू ए, डी ये रहा पॉइंट और ए ये रहा पॉइंट। डी टू ए वाले पॉइंट में इंटीग्रेशन में देखो डी एल कहीं पर भी लेंगे और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का लाइन सेम है, तो इस एक्सप्रेशन में आपको लिखना पड़ेगा बी डी एल कॉस 0। क्यों 0 है एंगल दोनों के बीच का, बी और डी एल के बीच का? क्योंकि डी से ए तक आप चलते रहोगे, मैग्नेटिक फील्ड भी हॉरिजॉन्टल है और डी से ए तक वाली लाइन पूरी हॉरिजॉन्टल है, तो एक cos 0 आ गया। अब cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो आपका एक्सप्रेशन यहां पर आ गया ये। इसके बाद हम यहां स्टार्ट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल डी से ए तक। cos 0 की वैल्यू आपने 1 कर दी, तो बी डी एल बचा डी से ए तक, और म्यू नॉट एन एल आई एज इट इज चलता आ रहा है वो तो शुरू से ही। अब बी इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले लिया क्योंकि पूरे अंदर सेम जगह मैग्नेटिक फील्ड। इंटीग्रेशन के अंदर बचा है डी एल डी से ए तक, म्यू नॉट एन एल आई। और dl का इंटीग्रेशन आपको d से a तक करना है। जब आप d से a तक सारे छोटे छोटे dl 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 सबको जोड़ोगे, छोटे छोटे टुकड़े हैं, dl हैं सबकी लेंथ, तो आपको पूरे सोलेनॉइड की लेंथ मिलेगी। d से a तक आप सारे छोटे छोटे टुकड़े जोड़ दो तो ये सोलेनॉइड का पूरा लेंथ आ गया। देखो नीचे लिखा है पूरा लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। तो द इंटीग्रेशन ऑफ dl बन जाएगा b और साथ में L। dl का इंटीग्रेशन स्मॉल l क्यों बना है फिर से समझ लें। आपका ये जो यहां तक का पूरा लूप है, इसमें एक छोटा dl ये है, और dl के इंटीग्रेशन का मतलब आपको सारे लूप के dl's को ऐड करना है, और पूरे d से a तक सारे dl's को ऐड करोगे तो वही सोलेनॉइड की लेंथ है। l से l आपका कैंसिल हो जाएगा। आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बचेगी वो आ गई म्यू नॉट एन आई। यहां लिख देता हूं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आई, म्यू नॉट एन आई। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आगे जाकर बहुत काम आएगा। ये फॉर्मूला भी, डेरिवेशन तो याद रखना ही है समझ के अच्छी तरह, ये फॉर्मूला भी आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो आपकी सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो म्यू नॉट एन आई है, जिसमें म्यू नॉट अंदर के मीडियम की परमिएबिलिटी है जो एयर या वैक्यूम है। एन याद रहे, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, और आई है सोलेनॉइड में फ्लो करने वाला करंट। और इसकी सबसे स्पेशल बात, इंपॉर्टेंट बात यह है कि सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड उसकी सोलेनॉइड की लेंथ पर डिपेंड नहीं करती, और ना ही टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करती है। सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पर डिपेंड करती है। मतलब आप ये टर्न्स जितने क्लोज वाइंड करेंगे, जितना भिचा के सोलेनॉइड बांधेंगे, उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी, और जितना खुला सोलेनॉइड को बांधेंगे उतनी वीक मैग्नेटिक फील्ड होगी। और ऑब्वियसली करंट तो जितना स्ट्रॉन्ग है उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बननी है। तो ये फॉर्मूला भी जो रिजल्ट है वो आपको आगे ऑल्टरनेटिंग करंट वगैरह, मैग्नेटिक इंडक्शन वगैरह सब जगह बहुत काम आएगा। जब ये फॉर्मूला डायरेक्टली कहीं याद दिलाया जाए आगे तो आपको याद आना चाहिए।
जैसे पिछली चीज़ें पढ़ने पर अगले किसी चैप्टर में पिछली चीज़ का यूज़ होता है तो आपसे पूछा जाता है या टास्क दिया जाता है, याद दिलाया जाता है। तो म्यू नॉट एन आई इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड, सेंटर में वेल इनसाइड द करंट कैरिंग सोलेनॉइड, और जिसमें म्यू नॉट अंदर के मीडियम की परमिएबिलिटी है जो कि एरिया वैक्यूम है, एन है नॉट नंबर ऑफ टर्न्स, एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और आई क्या है, आई इज द करंट फ्लोइंग इन द सोलेनॉइड। और ये आपका सेकेंड एप्लीकेशन कंप्लीट होता है एम्पेयर्स सर्किटल लॉ का। अब हम चलते हैं अपने लास्ट एप्लीकेशन की तरफ। वो इस चैप्टर का भी लास्ट आर्टिकल है और इस लॉ का भी लास्ट एप्लीकेशन है। इसी से बहुत मिलता जुलता है, इसीलिए साथ में करने में फायदा रहता है। ये आपके सामने आ चुका है आपका तीसरे नंबर का एप्लीकेशन, जो लास्ट एप्लीकेशन भी कहा जा रहा है, और उसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टॉरॉइडल सोलेनॉइड। अब ये टॉरॉइडल सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड तो आप जानते हो, अभी अभी देखा ये रहा, लेकिन स्ट्रेट सोलेनॉइड बोला था, यानी ये जो ऐसे स्पाइरल वायर बांधा गया है ये बिल्कुल सीधा है। टॉरॉइडल सोलेनॉइड क्या है? उसी सीधे वायर को सर्कल की फॉर्म में बेंड कर दिया। मतलब पहले आपने ऐसे वायर बांधा और फिर उसको घुमा दिया, हाथ से ऐसे गोल बेंड कर दिया। अब ये फ्री हैंड से उतना अच्छा डायग्राम नहीं बनता है, इसीलिए मैंने ये डायग्राम बड़ा ढूंढ ढांड के निकाला है। तो ये आपके पास एक सोलेनॉइड ही है, लेकिन उस सोलेनॉइड को बेंड कर दिया गया है। अगर आप इसको यहां से सीधा करें तो ये बिल्कुल सीधा वैसा ही सोलेनॉइड बनेगा जो आपने स्ट्रेट सोलेनॉइड अभी देखा। और इसमें भी ऐसे करंट जाएगा और करंट जाकर ऐसे गोल 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 हर टर्न में घूमेगा और फिर यहां से बाहर आ जाएगा, और आपको इस सोलेनॉइड के अंदर यहां नहीं और यहां भी नहीं, कांटे लगा दिए मैंने, इस जगह मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट नहीं करनी, वो तो नेग्लिजिबल है। टॉरॉइडल सोलेनॉइड के अंदर का मतलब है यहां कहीं, इसके अंदर की बॉडी के अंदर। तो अब सबसे पहले आपको एक चीज याद रखनी है, ये आप जो देख रहे हो, बल्कि थोड़ा एक बार ट्राई करके देखते हैं कि डायग्राम ऐसे ही बन जाए। नहीं बनेगा, ऐसे फ्री हैंड ही बनाना पड़ेगा। दोबारा से बनाते हैं। ये हम इस टॉरॉइडल सोलेनॉइड का रेडियस मान लेते हैं। ये हाथ से बनाया इसलिए पूरा ढंग से सर्कल नहीं बना, लेकिन आप ऐसा मान लो कि ये सर्कल है। एक बार फिर से ट्राई करता हूं। चलो पहले से अच्छा बना है। तो ये एक सर्कल आपने बनाया, ये इस सोलेनॉइड का, टॉरॉइडल सोलेनॉइड का रेडियस मान लिया गया। अब क्यों माना है इसको रेडियस? क्योंकि इस सोलेनॉइड में यहां ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है इस जगह, ये इनर रेडियस कहलाएगा और ये पॉइंट कहलाएगा आउटर रेडियस। यानी ये यहां तक, अगर सेंटर से यहां तक मेजर करेंगे तो इनर,
और बाहर तक यहां तक मेजर करेंगे आउटर, तो हमने इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कहीं रेडियस ले लिया, यानी एवरेज ले लिया। तो ये जो सेंटर, बिल्कुल सेंटर में एक रिंग हमने बनाई, ये सोलेनॉइड का रेडियस मान लिया जाएगा और यहां से हम इसको क्या बोल देंगे, स्मॉल आर। ये स्मॉल आर इस टॉरॉइडल सोलेनॉइड का रेडियस माना गया। अब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसमें भी अगर n है तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे? वहां हम सोलेनॉइड की लेंथ को L बोल रहे थे, तो टोटल टर्न्स n इंटू एल थे। यहां सोलेनॉइड की जो लेंथ है वो इस सोलेनॉइड का सरकमफ्रेंस होगा, जिसका रेडियस स्मॉल आर है, और वो रेडियस हमने इनर रेडियस और आउटर रेडियस का मीन लेके उसके सेंटर में ले लिया। तो सरकमफ्रेंस का मतलब सोलेनॉइड की लेंथ ही होती है। अगर आप इसको यहां से ऐसे स्ट्रेट कर दोगे सीधा, तो इसकी लंबाई 2 पाई आर ही आएगी, क्योंकि इसी चीज को गोल घुमा के सर्कल बनाया गया। तो यूनिट लेंथ में अगर n टर्न्स हैं तो सोलेनॉइड पूरा है, उसकी टोटल लेंथ में 2 पाई आर इंटू एन, इतने इस सोलेनॉइड में टर्न्स होंगे। अब वही काम करना है हमें जो हमने पहले किया था। इस सोलेनॉइड के यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट्री पोर्शन ले लेना है dl, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड हो गई आपकी B। मैं कोई दूसरा कलर यूज कर लेता हूं क्योंकि थोड़ा दिक्कत लगेगी बच्चों को शायद देखने में, तो ब्लू कलर देखते हैं। ये dl हो गया आपका, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड हो गई B। इस पूरे रिंग में कहीं पर भी ले लो आप, यहां ले लो चाहे तो, एक ही बात है, और यहां मैग्नेटिक फील्ड भी। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्किटल लॉ, क्या कहता है एम्पियर सर्किटल लॉ? इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl फॉर द क्लोज लूप। अब यहां तो ये सर्कुलर लूप बिल्कुल क्लोज्ड है, म्यू नॉट I होता है वैसे, लेकिन यहां पर भी फिर से I करंट तो एक ही टर्न में है, तो जितने टर्न्स हैं हर टर्न में करंट I है, तो आपको लिखना पड़ेगा I मल्टीप्लाइड बाई n इंटू 2 पाई आर। क्योंकि एक टर्न में I करंट है और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n इंटू 2 पाई आर हैं, तो आपने करंट को उतनी ही बार मल्टीप्लाई कर दिया जैसे कि आपने यहां पर किया था। एक टर्न में I करंट था तो NL टोटल नंबर ऑफ टर्न्स थे, तो I सिंगल करंट को आपने टोटल नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दिया था। बस यहाँ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स NL के बजाय n इंटू 2 पाई आर है, एक ये चीज दोनों में फर्क है बस। और n इंटू 2 पाई आर क्यों है? क्योंकि सोलेनॉइड की लेंथ इसकी सरकमफ्रेंस है और सरकमफ्रेंस 2 पाई आर है। किसी भी सर्कल को अगर कट करके स्ट्रेट लाइन बना दें, कोई भी सर्कल है, अगर आप उसे यहाँ से कट करके सीधा, मान लो वायर को बेंड करके एक सर्कल बनाया है और उस वायर को कट करके सीधा स्ट्रेट कर दें, तो जितना इसका सरकमफ्रेंस है वही इसका लेंथ बन जाता है। तो यूनिट लेंथ में n टर्न्स, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n इंटू 2 पाई आर। अब B डॉट dl में आप देख रहे हो कहीं पर भी dl लेंगे वहां पर B लेंगे, दोनों का डायरेक्शन सेम आएगा। कहीं पर भी B और dl लेंगे तो आप लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ B dl cos 0 और म्यू नॉट n 2 पाई r I।
एन टू पाई आर आई, ये सिंप्लीफाई करके लिख दिया। कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, बी इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप इस पूरे रिंग में अंदर ये जो ग्रीन कलर की आपको रिंग दिख रही है, कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे सेम आएगी। तो कांस्टेंट है वो बाहर ले दिया। राइट साइड एज इट इज नोट कर दिया। अब डीएल का इंटीग्रेशन देखो, ये जो डीएल है ये एक छोटा टुकड़ा है इस रिंग का, ये जो हमने रिंग आर रेडियस की रिंग बनाई है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल 2 पाई आर होगा, क्योंकि आप इस रिंग में जितने सारे डीएल्स हैं सबको जोड़ोगे तो पूरे रिंग का सरकमफ्रेंस आएगा। तो डीएल का इंटीग्रेशन करके 2 पाई आर आ गया। राइट साइड तो एज इट इज है ही। अब 2 पाई आर से पूरा 2 पाई आर कैंसिल हो गया और आपकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी म्यू नॉट एन आई। ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रेट सोलेनॉइड की आई थी म्यू नॉट एन आई, वही मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी टॉरॉइडल सोलेनॉइड की भी आई है म्यू नॉट एन आई। बिल्कुल सेम टू सेम है। यानी सोलेनॉइड को सीधा रखें या मोड़कर सर्कल यानी टॉरॉइड बना दे, उसकी मैग्नेटिक फील्ड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मैग्नेटिक फील्ड दोनों केसेस में सेम आती है, भले हमने इंटीग्रेशन इसके हिसाब से किया है सब कुछ। तो सोलेनॉइड की या टॉरॉइड की मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी 3 चीजों पर डिपेंड करती है, ये आपको याद होना चाहिए। सोलेनॉइड और टॉरॉइड की बात हो रही है। डिपेंड्स ऑन किस पर डिपेंड करती है? नंबर 1, मीडियम इनसाइड द सोलेनॉइड। ये अंदर जो है वो एयर या वैक्यूम है तो अलग होगी, अगर एयर वैक्यूम के अलावा कुछ और है तो फिर डिफरेंट। एन टोटल टर्न्स पर नहीं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पर, यानी सोलेनॉइड या टॉरॉइड में कितना क्लोजली टर्न्स बांधे गए, हाउ डेंसली द टर्न्स आर बाउंड। और तीसरा करंट की वैल्यू पर, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, यानी करंट जितना ज्यादा वैल्यू का होगा 5 एम्पेयर 10 एम्पेयर 20 एम्पेयर, उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो याद रहे ये 3 फैक्टर्स हैं और ये फॉर्मूला, ये रिजल्ट आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए। आगे बहुत आगे इलेक्ट्रिसिटी जब तक चलेगी ये फॉर्मूला कई जगह पर यूज होगा डायरेक्टली। सोलेनॉइड का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऑल्टरनेटिंग करंट में, तो वहां पर जब ये फॉर्मूला यूज हो तो आपको फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, डेरिवेशन तो इंपॉर्टेंट है ही, और कौन सी टर्म क्या है। जैसे जब भी बच्चों से ज्यादातर पूछा जाता है एन क्या है, बच्चे बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स, क्योंकि एन से नंबर याद रहता है। लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स बोल दिया तो बिल्कुल गलत माना जाएगा। एन नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स का मतलब आप टोटल टर्न्स की बात कर रहे हो, जो कि एन को सोलेनॉइड की लेंथ से मल्टीप्लाई करके आता। तो अब आपका ये चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट फिनिश होता है। अब हम मैग्नेटिज्म के एक पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं, 2-3 पोर्शंस हैं, उनमें से एक पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसका नेक्स्ट पोर्शन आपको सिखाएंगे, वो मैग्नेटिज्म का एक अलग एस्पेक्ट है, यानी इससे उसका रिलेशन नहीं है फिलहाल।
और तीसरा जो पोर्शन है वो फर्स्ट और सेकंड पोर्शन का कॉम्बिनेशन है। तो खैर अब मुलाकात होगी बच्चों से नेक्स्ट लेक्चर में विद अ न्यू पोर्शन ऑफ मैग्नेटिज्म। फर्स्ट पोर्शन आपका कंप्लीट होता है यहाँ पर। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।